मेरी देवरानी रोज अपने थोड़े से बाल काटकर एक आदमी को देकर आती थी। वो ये काम सबसे छुप कर करती थी। आखिर मेरी देवरानी का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, यही जानने के लिए एक दिन मैं उसके पीछे गई। उसके बाद मैंने जो देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो तो मेरा नाम रोशनी है। मेरी शादी राहुल से 2 साल पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरा देवर और राहुल ही थे। मेरे ससुर का देहांत राहुल के बचपन में ही हो गया था। तभी से राहुल और मेरे देवर सचिन का पालन पोषण मेरी सास ने ही किया था। राहुल अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसने अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर ली थी। अब राहुल ने पूरी जिम्मेवारी संभाल ली थी। अच्छा ही था, क्योंकि अब मेरी सास की जिम्मेवारी भी कुछ कम हो जाए, इसलिए राहुल की कामयाबी बहुत ज़रूरी थी। दरअसल मेरी और राहुल की लव मैरिज हुई थी। कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से जान पहचान बन गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों परिवार की सोच अच्छी होने की वजह से हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आई। सब लोग हमारे रिश्ते से खुश थे। खैर, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे थे। मेरी सास भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। ऐसे ही हंसी खुशी हमारे घर के दिन निकल रहे थे। मैंने अपने ससुराल में सारी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा ली थी। छोटे देवर को भी अपने भाई समान रखती और सास की भी सेवा करने में खूब ख्याल रखती। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरे देवर का कॉलेज पूरा हो चुका था। उन्हें नौकरी की तैयारी में लगा दिया, क्योंकि सभी चाहते थे कि वो भी राहुल की तरह एक अच्छी नौकरी कर लें और अपनी जिम्मेवारियों को संभालें। सचिन भी मेहनती था और उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि भी थी। एक दिन मेरी सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें टीबी का रोग बता दिया और डॉक्टरों ने कहा कि जब तक इनका इलाज चलता रहेगा तब तक यह स्वस्थ रहेंगी और इस बीमारी में कुछ पता नहीं चलता कि इंसान कब खत्म हो जाए, इसलिए अब तो इनकी सेवा ही करनी पड़ेगी। हम लोग तो जैसे घबरा से गए, क्योंकि आज से पहले तो माँ को कभी भी कुछ बीमारी नहीं हुई थी और अचानक से इतनी बड़ी बीमारी। हम लोग तो जैसे पूरी तरह टूट चुके थे। अब राहुल को भी संभालना मुझे ही था और सचिन को भी। मैंने जैसे तैसे सब लोगों को संभाला और ढाढ़स बंधाया कि माँ जी को कुछ नहीं होगा। हम लोग उनकी खूब सेवा करेंगे और ख्याल रखेंगे और उनकी दवाई में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। सब लोग खुद को बस दुखी करके बैठे थे। अब माँ ने एक दिन मुझसे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि हम लोगों को अब सचिन की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उसका कॉलेज भी पूरा हो चुका है और वह आगे की पढ़ाई करता रहेगा। इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मुझे कब भगवान अपने घर बुला ले और मैं अपने छोटे बेटे की शादी को बिना देखे अगर चली गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सचिन की शादी देखकर ही जाऊंगी। यही ख्याल मेरे मन में भी आया कि अगर माँ जी की यही इच्छा है तो हमें पूरी करनी चाहिए। खैर, मैंने माँ जी को हाँ बोल दी और अपने कमरे में आ गई। अब मैं अपने मन में सोचने लगी कि सचिन तो पढ़ाई लिखाई में इतना अव्वल है और वह पढ़ लिख कर नौकरी भी करना चाहता है, लेकिन उसकी शादी कर देंगे तो वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई पर कुछ भी ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर भी माँ जी की इच्छा को भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए शाम को जब राहुल ड्यूटी से आए तो मैंने उनसे यह बात की। राहुल ने एक बार के लिए तो मना कर दिया कि उसे पढ़ाई करने दो, शादी तो होती रहेगी। लेकिन फिर उन्हें भी ख्याल आया कि अगर माँ की इच्छा है तो हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। फिर हम लोगों ने सचिन से बात की और उसे बड़ी ही प्यार से समझाया। आखिर में सचिन मान भी गया। अब सचिन के रिश्ते की बात आ गई तो उसके लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश करने में लग गए। सभी रिश्तेदारों में हमने सचिन के रिश्ते के लिए बात फैला दी। सभी रिश्तेदारों ने अलग अलग ढंग से रिश्ते बताए। कोई हमें पसंद नहीं आता तो किसी को हमारा घर पसंद नहीं आता। इसी कश्मकश में एक लड़की का रिश्ता हमें पसंद आया। लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह संस्कारी घर से थी
और काफ़ी संस्कार भरी भी थी। अब मैं खुद लड़की देखने गई थी। उसके साथ बातें करने के बाद मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह संस्कारों से पूरी तरह से भरी हुई है। उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। मुझे उससे बात करके और उसे देखकर बिल्कुल विश्वास हो गया कि सचिन के लिए यही सही है। फिर हम लोगों ने सचिन का रिश्ता तय कर दिया और कुछ दिन बाद सचिन की शादी भी तय कर दी गई। अब तो घर में शहनाई बजने का टाइम आ चुका था। सब लोग धूमधाम से खुशियां मना रहे थे। माँ जी भी बहुत खुश थी क्योंकि उनका जो सपना था वह पूरा होने जा रहा था। लेकिन मुझे सचिन की शादी से खुशी के साथ साथ एक दुख भी था कि बेचारा शादी के बाद पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर पाएगा या नहीं। खैर, अब सचिन की बड़े धूमधाम से शादी की गई और अभी शादी को लगभग 10 दिन ही हो चुके थे। अब राहुल ने कहा कि सचिन, तू अपनी पढ़ाई लिखाई में फिर से घुस जा, क्योंकि अब शादी हुए काफ़ी समय निकल गया है। अब सचिन को पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था और बात आ गई अब मेरी देवरानी सीमा पर कि उसे भी सचिन के साथ में भेजा जाए। हम लोगों ने यही प्लान बनाया कि सीमा को भी साथ में भेज दिया जाए ताकि सचिन को मदद हो जाएगी और वह अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएगा। लेकिन सचिन ने साथ में ले जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं सीमा अगर मेरे पास होगी तो मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसके साथ बातें करने में ज़्यादा रहूँगा। इसलिए बस कुछ ही दिनों की तो बात है, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद जब मेरा नौकरी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। तभी हम लोगों ने जब सीमा से बात की तो वह भी मान गई और कहने लगी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सचिन अच्छे से पढ़ाई करें, इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। इसलिए वह हम लोगों के साथ ही रहने में राजी हो गई। अब हम लोग सीमा का खूब ख्याल रखते थे, क्योंकि हमें पता था कि उसका शौहर यहाँ पर नहीं है, तो बेचारी अकेला तो महसूस करती ही होगी। इसलिए हम सीमा का खूब ख्याल रखते, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे और मैं हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही सीमा का ख्याल रखती। उसके साथ ही बातें करती रहती और पूरा दिन उसको कभी बोर नहीं होने देती। और मेरी सास भी उसे मेरी तरह ही अपनी बेटी मानती थी। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब कुछ दिनों से मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि सीमा ना जाने मुझसे क्या छुपा रही है, क्योंकि वह अक्सर शाम के समय अपने थोड़े से बाल काटती और छुपते छुपाते घर से बाहर जाती। घर से थोड़ी ही दूरी पर जाकर एक आदमी से मिलती थी और उसे वह अपने बाल दे देती और उसके साथ कुछ देर बातें करने के बाद घर वापस आ जाती। उसे इस चीज़ का पता नहीं था कि मुझे इस बारे में पता चल गया है। उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि मुझे इस बारे में पता चल गया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सीमा यह सब क्या कर रही है। आखिर अपने बाल काटकर उस आदमी को क्यों देकर आती है, और उस आदमी का भी चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था, क्योंकि वह अपना चेहरा पूरी तरह से कपड़े से ढक कर ही आता था। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सचिन सीमा की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही सौंप कर गया था और सीमा यह किन कामों में पड़ चुकी थी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मन करता था कि मैं सीमा को सीधे से जाकर पूछ लूं, लेकिन फिर वही मेरे कदम रुक जाते, क्योंकि मैं सोच लेती कि अगर सरेआम यूं ही जाकर पूछ लिया तो वह इनकार कर देगी और अपनी यह बात स्वीकार नहीं करेगी और फिर आगे से सचेत भी हो जाएगी। इसीलिए मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए और सबके सामने ही सच्चाई लेकर आनी चाहिए। लेकिन मैं सीमा पर यूं शक कर रही थी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर एक रोज मैं बैठी थी, तभी मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है सीमा का वह बॉयफ्रेंड हो और उसके घर वालों ने सचिन के साथ शादी कर दी हो, जिसकी वजह से वह अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जाती हो। लेकिन यह सब कुछ तो एक साइड था, और अपने बाल काटकर उस आदमी को देकर आना, ये अलग। आखिर उसका बॉयफ्रेंड था तो अपने बाल काटकर उसे क्यों दे रही थी? इसका उसके साथ क्या कनेक्शन था? न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं सारे सवालों के जवाब सीमा से जाकर ले लूं, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं था। तभी एक दिन मैंने सोचा कि मैं सीमा का पीछा करके ही सारी बातों का पता लगाऊंगी कि आखिर उसके साथ होता क्या है। तभी एक रोज सीमा उस आदमी से मिलने के लिए गई, तो मैं भी उसका पीछा करने लगी। तभी शायद सीमा को शक हो गया कि उसके पीछे कोई आ रहा है
और वह बीच रास्ते से ही मुड़ गई, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं। आज मेरा जो प्लान था उसे पकड़ने का, वह बेकार ही चला गया। तभी मेरे मन में आया कि मुझे इस बारे में राहुल से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब यह बात सबके सामने आएगी तो राहुल मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि वह कहेगा कि तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे राहुल से बात करनी चाहिए। तभी मैं शाम को राहुल के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही राहुल घर आए, मैं उनके साथ बातें करने लगी। तभी राहुल ने बोल दिया कि कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे देर रात तक काम करना है। यह मीटिंग मुझे किसी भी हाल में अच्छे से ही निकालनी है। तभी मैंने राहुल को इस बारे में कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राहुल को परेशान करूं, क्योंकि कल उनकी मीटिंग थी और वह अपनी मीटिंग को लेकर इतनी सारी तैयारियां कर रहे थे। इसी बीच में उन्हें इस तरह की टेंशन दे देती तो पता नहीं उनका दिमाग कैसा हो जाता और वह अपनी मीटिंग में ध्यान दे पाते भी या नहीं। इसलिए मैंने राहुल को कुछ नहीं बताया और अपनी सास को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी और यह सब अगर उन्हें बता देती तो फिर वह और बीमार पड़ जाती। इसलिए मैं उन्हें तो ज़रा भी नहीं बता सकती थी। अब बचा सिर्फ सचिन, और सचिन को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन सचिन की सीमा पत्नी थी और अगर सचिन को इस तरह की बात पता चले तो वह खुद को बिल्कुल टूटा हुआ सा महसूस करेगा, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगेगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी शौहर नहीं है जो यह सब बर्दाश्त कर ले कि उसकी पत्नी छुप छुप कर किसी गैर मर्द से मिलती है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सचिन की पढ़ाई में भी किसी प्रकार की दिक्कत आए। इसीलिए मुझे सब कुछ सबूतों के साथ रगे हाथों पकड़कर ही सामने लाना था। इसलिए मैंने सोचा कि यह सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अब मैं हर रोज़ सीमा का पीछा करती और दूर से देखती थी, क्योंकि उसके पास नहीं जा पाती थी। अभी जब भी उस जगह से बाहर निकलती, इतने में कोई ना कोई आ जाता या फिर वह वापस घर की तरफ आ जाती थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरह पता करूं कि सीमा का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है, और यूं बाल काटकर उस इंसान को देना, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रोज मेरे दिमाग में आया कि कहीं सीमा किसी अंधविश्वास के चक्कर में तो नहीं फंसी हुई है। अक्सर यही होता है कि यूं लड़कियां अपने बाल काटना या किसी तांत्रिक के पास जाने में ही ऐसा करती हैं। तभी एक रोज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सीमा का फ़ोन चेक करूं, ताकि उसके फ़ोन से कुछ पता चल जाए। एक रोज जब सीमा नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन लिया और उसमें सब कुछ चेक किया, लेकिन उसमें सचिन के अलावा किसी भी इंसान से बात की हुई नहीं थी। सीमा बस अपने परिवार और सचिन के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी, ना ही किसी और आदमी का नंबर था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर सीमा का उस आदमी के साथ चक्कर होता तो इस फ़ोन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता। ज़्यादा नहीं तो उसके साथ बात करते हुए चैट होती या उसका नंबर तो ज़रूर होता, लेकिन फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि सीमा उस इंसान के साथ गलत इरादे से नहीं मिलती है, लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो गया था कि वह अपने बाल काटकर उस इंसान के हाथ में क्यों थमा देती है। इसके पीछे का राज क्या हो सकता है? बस पूरा दिन मेरे दिमाग में यही बातें घूमती थी। मैं चाहकर भी खुद को दूसरे कामों में व्यस्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि पूरा दिन मेरे दिमाग में यही सब बातें घूमती और मैं परेशान रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सीमा का यह राज किस तरह पता लगाया जाए। मुझे सीमा की बहुत फिक्र रहने लगी थी। तभी एक रोज मैंने सोचा कि मुझे सीमा से बात कर लेनी चाहिए। तभी मैं उसके कमरे में गई और उसके साथ थोड़ी बहुत ऐसे ही बात को घुमा फिरा कर पूछने लगी, लेकिन सीमा ने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। वह तो बस मेरे हर सवाल को जैसे इग्नोर कर रही थी, मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही थी और मेरी हर बात को बदल दे रही थी। तभी मुझे लगा कि मुझे सीमा से अब कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वह इस समय मुझे कोई जवाब नहीं देगी और उल्टा उसे पता ही चल जाएगा कि मुझे यह सब पता है और वह और चौकन्नी हो जाएगी। इसलिए मैंने बात बदल दी और किसी और बात में लग गई, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा था वह निकालना बड़ा ही मुश्किल था।
आखिर मैं यह बात किससे शेयर करती ताकि मेरा मन हल्का हो जाता? कोई भी नहीं था जिससे मैं यह बात शेयर कर पाती। लेकिन मुझे सचिन और सीमा की बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं सीमा किसी गलत रास्ते पर न चली जाए, जिसे उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए, क्योंकि सचिन वहाँ पर दिन रात पढ़ाई करते हुए मेहनत कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से सचिन और सीमा का रिश्ता खराब हो। लेकिन जब से मुझे यह बात पता चली थी कि सीमा उस इंसान के साथ उस तरीके से नहीं मिलती है, तब से मेरा चिंता और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि सीमा ज़रूर कोई ना कोई बात हम लोगों से छिपा रही है। हो ना हो उस आदमी के साथ सीमा का गहरा रिश्ता है, वरना यूं ही अपने बाल काटकर किसी के हाथ में थमा देना किसी के बस की बात नहीं। अब तो मेरे लिए यह सच्चाई जानना बड़ा ही ज़रूरी हो गया था। आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह मैं इस राज को पहचानूं। तभी एक दिन मैंने सोचा कि जिस जगह सीमा उस आदमी से मिलती है, मैं वहां पर पहले से ही कैमरा सेट कर दूंगी और उसके बाद उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। उनकी सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर सीमा अपनी बात से पीछे हटेगी तो वह कैमरे में मेरे लिए सबूत बन जाएगा। इसलिए मैंने अपने प्लान के मुताबिक दूसरे दिन सीमा के वहां जाने से पहले ही एक पेड़ के ऊपर कैमरा फिट कर दिया और सीमा का वहां आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद सीमा वहां आ गई और कुछ देर वो इंतजार करती रही। उसके बाद अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए वह आदमी भी वहां पर आ गया। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैं थोड़ा दूर थी, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने सोचा कि यही मौका है, मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती हूँ। तभी मैं सीमा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अचानक मुझे देखकर वह दोनों ही घबरा गए। तभी मैंने सीमा से कहा, आखिर चल क्या रहा है? आखिर तुम मुझसे नहीं बताओगी तो मैं सब लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। तभी सीमा ने कहा कि दीदी आप घर पर चलिए, मैं घर पर जाकर आपको सब कुछ बताऊंगी। तभी मैंने सीमा पर विश्वास कर लिया और उसके साथ घर आ गई। घर पर आने के बाद सीमा ने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। सीमा ने कहा कि दरअसल वह मेरा मुंह बोला भाई है। मेरा कोई भाई न होने की वजह से मेरे माता पिता ने उसे गोद लिया था, लेकिन कुछ दिनों से वह किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। उसके बाद से वह कंपनी में काम करने लगा। उस कंपनी के लोगों ने उसको नहाते हुए वीडियो बना लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे कि अगर तूने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारा नहाते हुए वीडियो वायरल कर देंगे। अब वह ठहरा लड़का बेचारा, अगर उसका यह वीडियो वायरल हो जाता तो उसका पूरी दुनिया में मजाक बन जाता। सब लोग उस पर हंसते, इसलिए वो डर गया और उन लोगों की बात मानने लगा। उन लोगों ने कहा कि हमारा वह काम तुम्हें करना पड़ेगा, लड़कियों के साथ गलत काम करना पड़ेगा। हम तुम्हें कुछ लड़कियों के पास भेजेंगे और उन लड़कियों के साथ तुम्हें गलत काम करना पड़ेगा और आते समय तुम्हें उनके बाल हमारे पास लाकर थमाने होंगे ताकि हमें विश्वास हो जाए कि तुम लड़कियों के साथ गलत काम करके आए हो। इस वजह से वह उन्हें रोज नई नई लड़कियों के पास भेजता, लेकिन मेरा भाई इतना नेक दिल था कि ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उसने मुझे यह सब बताया तो मैंने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। दरअसल वह उन लड़कियों के पास जाता तो था, लेकिन उनके साथ वैसे ही थोड़ी देर बिताता, उनके साथ कुछ भी गलत काम नहीं करता था और मेरे पास आ जाता था। मैं उसे अपने सर से बाल निकाल कर देती थी ताकि उस कंपनी के लोगों को लगे कि वह लड़कियों के साथ गलत काम करके आया है। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी लड़की को किसी भी तरह की दिक्कत हो, इसीलिए मैं अपने ही बालों का बलिदान देकर उन लड़कियों की इज्जत बचाती रही। इसी वजह से मैं उसे बाल देती थी जिससे वह लोगों के सामने वह सबूत पेश कर दे। और हम लोग इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोगों के हाथ कोई सबूत लगे और उन कंपनी वालों को पकड़ा जाए। इसी तरह उनके गंदे काम में मेरा भाई फंस चुका था, इसलिए हम दोनों मिलकर ऐसे ही कर रहे थे। अब सीमा की बात सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने ना जाने उस पर क्या क्या सोच लिया था। वह तो बेचारी मदद ही कर रही थी। तभी मैंने सीमा को गले लगा लिया और उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम घबराओ मत। फिर हम दोनों पुलिस के पास गए और उन्हें सारी कहानी सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों को पकड़ लिया
और सीमा के मुंह बोले भाई को भी आज़ाद करवा दिया। उसके बाद मेरे चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई और मेरे मन में थोड़ा अफसोस भी था कि मैं इतनी अच्छी लड़की के ऊपर न जाने क्या क्या वहम कर रही थी। खैर, अभी सब कुछ सही हो गया था तो मुझे पिछली बातें नहीं दोहरानी चाहिए। यही सोचकर मैं अपने काम में लग गई। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।